नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज़ एट 10 में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। तृणमूल कांग्रेस का संकट गहराया। 19 बागी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग गुट बनाने की मांग वाला पत्र हुआ सार्वजनिक। बागियों में सयानी, शताब्दी और यूसुफ के भी नाम। मशहूर शूटर जसपाल राणा का निधन। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता राणा बीते कई दिन से चल रहे थे बीमार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप को दिखाया आईना। कहा, यूरोपीय हथियार भारत के खिलाफ हुए इस्तेमाल। रूसी तेल की खरीद पर बोले, राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं ऊर्जा से जुड़े फैसले। पश्चिम एशिया में बंधी शांति की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हमले रोके। कहा, इस वीकेंड लग सकती है पीस डील पर मोहर। ईरान ने कहा, डील पर अभी नहीं हुआ कोई अंतिम फैसला। और आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मशहूर शूटर जसपाल राणा का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता राणा बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और भारत के अगर देखा जाए सबसे सफल निशानेबाजों में से एक और उसके साथ साथ प्रतिष्ठित शूटिंग कोचों में से भी एक मशहूर शूटर जसपाल राणा, जिनके निधन की जो खबर है वो सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। म्यूनिक विश्व कप से लौटते समय उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यहाँ पर उनके निधन की जो खबर है वो सामने आई है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रहे थे जसपाल राणा। 28 जून 1976 को उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और भारत के सबसे सफल निशानेबाजों में से एक। 1994 के एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 15 पदक उन्होंने अपने नाम किए, जिसमें 9 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य थे। और उसके बाद सबसे सफल निशानेबाजों में से एक गिने जाते थे जसपाल राणा। और सबसे महत्वपूर्ण खासतौर से अगर बात की जाए, पेरिस ओलंपिक में हमने देखा था मनु भाकर, और जिसमें उन्होंने श्रेय दिया था अपनी सफलता का अपने कोच जसपाल राणा को। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे जसपाल राणा। और हमारे साथ हमारी संवाददाता सुचित्रा फिलहाल जुड़ चुकी हैं और जानकारी के लिए। सुचित्रा, क्या और जानकारी कुछ अभी तक मिल पाई है? क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि म्यूनिक से लौटते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी थी, इलाज भी चल रहा था, लेकिन ये एक बड़ी खबर यहाँ सामने आई है। भारतीय खेल जगत के लिए एक बेहद दुखद ये खबर है। जसपाल राणा, जो कि खुद भी एक निशानेबाज थे और अब एक कोच के तौर पर भी उन्होंने हमें ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर दी थी, और इतनी कम उम्र में असामयिक निधन, इस तरह से उनका एक बड़ी क्षति है भारतीय खेल जगत के लिए। और बताया जा रहा है कि जर्मनी से जब वो 1 जून की रात को वापस लौट रहे थे कि उसी वक्त ही फ्लाइट में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि मेडिकल हेल्प दी गई थी उन्हें, और फिर वापस भारत लौटने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर कि टेस्ट किए गए थे, स्टंट भी डाला गया था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कहें कि साथ नहीं दिया किस्मत ने, और अब हमें छोड़कर जा चुके हैं जसपाल राणा। और भारतीय खेल जगत को जरूर एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से ये जो साल है इतना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। एशियन गेम्स भी हैं इस साल, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं, और एक ऐसे खिलाड़ी का जाना, एक ऐसे कोच का जाना एक जरूर ऐसी हानि है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। मुकुल, बिल्कुल सुचित्रा, बेहद ही मुश्किल ये भरपाई करना, क्योंकि ना सिर्फ भारत के सबसे सफल निशानेबाजों में से एक, और बल्कि जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से बतौर कोच उनकी भूमिका की अगर बात की जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। 2024 में मनु भाकर ने अपनी जीत का श्रेय उनको दिया था। और अब आगामी प्रतिस्पर्धा के तौर पर भी अगर देखा जाए, तमाम उम्मीदें जो कहीं ना कहीं शूटिंग के क्षेत्र में थीं
उनको लेकर भी एक बड़ा धक्का यहाँ पर खेल प्रेमियों को लगेगा। जी बिल्कुल, बड़ा धक्का लगेगा। और मुकुल, बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो एक खिलाड़ी के तौर पर भी सुर्खियां बटोरते हैं और फिर कोच के तौर पर भी इतने सफल रह पाते हैं। आपको याद होगा कि जसपाल राणा जो चर्चा में आए थे, उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में जो शानदार प्रदर्शन किया था, उनके नाम पे जो रिकॉर्ड बना था स्वर्ण पदक जीतने का, वहां पर वो चर्चा में आए थे। और उसके बाद से एशियन गेम्स में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन अब एक कोच के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक नई पारी उन्होंने शुरू की और मनु भाकर जैसी निशानेबाज उन्होंने देश को दी। अभी भी वो दृश्य हमें याद है जब ओलंपिक पदक जीतकर मनु भाकर वापस आई थी, जिस तरह से एक विक्ट्री परेड थी जहां पर मनु भाकर के साथ हमें जसपाल राणा दिखाई दिए थे। जी। तो वो जो दृश्य हैं भारतीय खेल प्रेमियों को अब लंबे समय तक याद रहेंगे। और जूनियर जो निशानेबाज हैं वो उन्होंने तैयार किए हैं। जूनियर निशानेबाजों के कोच के तौर पर उन्होंने जिस तरह का शानदार काम किया, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी उन्हें 2020 में दिया गया था। तो एक निशानेबाज के तौर पर ही नहीं बल्कि एक कोच के तौर पर भी जो उनकी लेगेसी है, जो उनकी विरासत है, उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लेकिन एक लंबा सफर हम कह सकते हैं कि अभी था उनके आगे। उनसे में और भी ज्यादा निशानेबाज देश को वो दे, ऐसी उनसे उम्मीद थी। लेकिन अब यहीं पर हम कह सकते हैं कि ये विरासत थम जाती है। लेकिन उनका जो भी योगदान है, जो उनका अतुलनीय योगदान है भारतीय खेल जगत में एक निशानेबाज के तौर पर, एक निशानेबाजी कोच के तौर पर, उसके लिए हमेशा जसपाल राणा को याद रखा जाएगा। मुकुल जी बिल्कुल, वाकई एक अपूर्णीय क्षति। फिलहाल धन्यवाद सुचित्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भारत के मशहूर शूटर जसपाल राणा, उनका निधन हो गया है, जो खबर अभी फिलहाल सामने आई है। अब आइए रुक कर लेते हैं बाकी खबरों की तरफ। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद से एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी को यहां लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल टीएमसी के बाकी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया पत्र अब सार्वजनिक हो गया है। इस पत्र में टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर साफ देखे जा सकते हैं। इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से संसद में अपना एक अलग गुट बनाने और अलग बैठने की व्यवस्था करने की आधिकारिक मांग की है। सूत्रों के अनुसार इस गुट का दावा है कि 3 और पार्टी के लोकसभा सांसद से संपर्क में हैं वो। गौरतलब है कि लोकसभा में टीएमसी के सांसदों की कुल संख्या 28 है, जिसका 2/3 19 होता है। ऐसे में आज सामने आए सांसदों के जो हस्ताक्षर से ये जाहिर होता है कि इस गुट को लोकसभा में पार्टी के 2/3 सांसदों का समर्थन हासिल है। उन्नीस सांसद जरूरी हैं जब हम 2/3 सांसदों की बात कर रहे हैं, और उन्हीं के हस्ताक्षर जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल अभी जो पत्र सार्वजनिक हुआ है उसमें नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जो पत्र सार्वजनिक हुआ है जिसमें मांग की गई है अलग से बैठने की जो व्यवस्था है वो भी की जाए, किस तरीके से इसको देखा जाए? क्योंकि लगातार टीएमसी जो है अंदरूनी कलह पहले हम कह रहे थे, लेकिन अब तो सब सामने आ रहा है। देखिए, 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष को टीएमसी के बागी गुट ने एक पत्र लिखा था और अलग बैठने की मांग की थी और उन्हें मान्यता दी जाए, चूँकि वो 2/3 से उनकी संख्या जो जरूरी है वो एक तरह से वो संख्या उनके पास है। अब उनमें से जो 19 सांसद हैं जो ये पत्र लिखा गया था, उनके दस्तखत सामने आए हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि सोमवार को फिर से एक समय मांगा गया है, यानी सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक होगी और अलग वो टीएमसी के बाकी सांसदों के से अलग उनको चेयर आवंटित हो लोकसभा के अंदर और उनको मान्यता दी जाए। इन सब को लेकर वो औपचारिक अपनी मांग अनुरोध लोकसभा अध्यक्ष से सोमवार को कर सकते हैं। उससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बीजेपी के एक नेता के साथ रविवार को एक बड़ी बैठक हो सकती है इन बागी सांसदों की। और आज जो आप ये दस्तखत सामने आए हैं, इसमें अगर आप देखें जिन सांसदों के दस्तखत हैं तो उसमें सयानी घोष का भी दस्तखत सामने आया है। तो अब इस बात को लेकर और स्पष्टता हो गई है कि कौन कौन सांसद इन बागी गुट के साथ शामिल है। और एक बड़ी खबर और है कि मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 और सांसद हैं टीएमसी के जिनके दस्तखत सामने नहीं आए हैं, उनसे भी संपर्क है, यानी उनसे भी बातचीत चल रही है। अब क्या वो साथ आएंगे या फिर 19 सांसद ही रहेंगे, ये देखना होगा। कि अगर वो 3 सांसद साथ और आ जाते हैं
तो फिर ये संख्या 22 हो जाएगी। तो वो कह सकते हैं कि टीएमसी के कुल 28 सांसदों में फिर ज़्यादातर सांसद उनकी तरफ हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि कल कल्याण बनर्जी जो टीएमसी में ममता बनर्जी की तरफ से मुख्य सचेतक लोकसभा में बनाए गए, उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच चयन कर ले ममता बनर्जी। तो ये अपने आप में और सवाल खड़ा करता है। अभिषेक बनर्जी के कार्यशैली पर वैसे भी सवाल खड़े होते रहते थे, लेकिन जब तक सत्ता थी पश्चिम बंगाल में कोई खुलकर नहीं बोलता था जब तक। लेकिन अब ये जो बड़ी टूट सामने आई है उसमें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो सांसद है भी ममता बनर्जी के साथ, वो भी अब अपनी जो नाराजगी है वो खुलकर जाहिर कर रहे हैं। और ये नाराजगी किसी आम सांसद की तरफ से नहीं आई है, ये जो पार्टी का मुख्य सचेतक है, यानी जो एक तरह से कहे कि लोकसभा में अगुवाई करता है पार्टी का, अभी तक इससे पहले करते रहते, बाद बीच में उनको हटाया गया था, अब फिर बनाया गया, तो कल्याण बनर्जी की तरफ से आई है। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और पार्टी में जो टूट है, जो बिखराव है, वो और चौड़ी होती जा रही है। शैलेंद्र, टूट की भी अगर उससे ज़्यादा बढ़कर ये कहीं नज़र आ रही है, एक तरफा ही मामला नज़र आ रहा है। 19 अभी हस्ताक्षर हैं इस लेटर पर, और जैसा आप बता रहे थे सूत्रों की माने तो 3 और यानी 22 हो जाते हैं, बचे 6, जिसमें कल्याण बनर्जी ने जो स्थिति अपनी है वो सामने रख दी है। तो ऐसे में तो लगभग एक तरफा हम कह सकते हैं। और ये शुरुआत हमने देखी थी, पहले पार्षद जो हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी पार्टी को छोड़ा, उसके बाद विधायकों की बात की जाए, अब सांसदों की हम बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो पार्टी है और ममता बनर्जी जो खुद को काफ़ी महत्वपूर्ण मानती थी, जिस तरीके से सिर्फ वही बचेंगे इसमें। तो ये देखिए भविष्य में क्या होगा ये तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन 2 बातें बहुत स्पष्ट है। अभी का जो नियम है उसके तहत आप ये दावा कर सकते हैं लोकसभा में या फिर विधानसभा में कि जो मौजूदा संख्या किसी पार्टी की होती है, कम से कम आपको 2/3 चाहिए, तभी आपकी सदस्यता बचेगी, तभी आपको एक अलग गुट या फिर वास्तविक आप ये दावा कर सकते हैं कि आप ही वो मूल पार्टी हैं, जो कि सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर या फिर लोकसभा के अंदर आपकी जो पार्टी जिस पर आप दावा कर रहे हैं उसमें 2/3 सदस्यों का समर्थन हासिल है। तो देखिए, पर हमने विधानसभा में पहले ही देखा है पश्चिम बंगाल में किस तरह से टीएमसी में एक बड़ी टूट हुई और विधायक जिस तरह से ममता बनर्जी का जो कंट्रोल है वो उन पर खत्म हुआ। और अब हम देख रहे हैं लोकसभा में जो पत्र सामने आया है, जो दस्तखत यानी लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात का समय मांगा है, तो फिर जब 28 में से 19 सांसदों के दस्तखत सामने आ गए हैं, तो निश्चित है कि ममता बनर्जी के साथ अब कम सांसद खड़े दिखाई दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में जरूर कई तरह की बातें हो रही थी, कल उनका बयान आया है कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं। कल्याण बनर्जी तो चेतावनी दे ही चुके हैं। कुछ और सांसदों पर निगाहें हैं कि क्या वो भी अंततः इस 19 बागी गुट के साथ आ जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि सोमवार तक जब लोकसभा अध्यक्ष से मिलने जाएगा ये गुट, तो फिर क्या यही 19 संख्या रहती है या फिर बढ़ती है। लेकिन एक बात यहाँ जाननी होगी कि अगर संख्या नहीं भी बढ़ती है तो 28 में से 18 से ज़्यादा यानी 18.5 के करीब एक तरह से ये जो फिगर आता है, अगर अंक गणित के हिसाब से देखें तो उसे 19 माना जाएगा, क्योंकि सांसदों की संख्या का मामला है या फिर सदन में संख्या का मामला है। तो 19 सांसद इस बागी गुट के पास है, तो इनको मान्यता मिलने में या फिर टीएमसी के जो बाकी सांसद हैं उनसे अलग बिठाने में, उसमें इस मांग को मानने का एक पूरा एक तरह से कहें कि कारण बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष उस पर अनुमति दे सकते हैं। तो अब देखना होगा कि सोमवार को जब बैठक होती है, लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात होती है। हालांकि पिछले हफ्ते भी ये खबर आई थी, तब लोकसभा अध्यक्ष दिल्ली में नहीं थे। चलिए, बिल्कुल देखना होगा कितने सांसद तृणमूल के खेमे में रह पाते हैं, और जो अभी तक अगर स्थिति और ज़्यादा आगे बढ़ती है तो शायद जो गिनती है वो 1 या 2 तक ही सिमटती हुई हमें नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ 10 में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने फिनलैंड में आयोजित 14वीं कुलतान वार्ता में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी दोहराया कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्र हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि आज तक किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है, जबकि यूरोपीय हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ है। I buy oil based on cost and availability. So at that point of time, much of the oil available on the market was Russian, because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, which was our traditional supply. So circumstances pushed us in a certain direction. But since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. और इस खबर पर और जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर देखा जाए तो दो टूक यहाँ पर विदेश मंत्री ने हमने देखा किस तरीके से अपना जो जवाब है वो दिया कि भारत की जो प्रतिबद्धता है उसकी बात की जाए, जो खासतौर से प्राथमिकता है भारत उसके अनुसार आके चल रहा है और जो परिस्थितियाँ वैश्विक स्तर पर बनी हुई हैं वो सही नहीं है। उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे भारत अभी यूरोप के साथ काफ़ी इंटरेक्शन हो रहा है भारत का, और जब से भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील साइन हुआ है उसके बाद भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध है काफ़ी प्रगाढ़ भी हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब आपके संबंध बढ़ते हैं तो आपके साथ सामने जो है कई तरह की जो सवाल होते हैं, पहले से जो बने हुए होते हैं, पूर्वाग्रह सारे होते हैं, वो सभी निकल कर आते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सामने इसी तरह के पूर्वाग्रह सामने आए जब वे हेलसिंकी में बात कर रहे थे। एक पैनल था, उस पैनल में सवाल जवाब का दौर चल रहा था, अच्छी खासी संख्या में वहां श्रोता भी, दर्शक भी मौजूद थे। तो इन सब के सामने उनसे सवाल ये पूछा गया था रूस के संदर्भ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूरोप है वो पूरी तरह से रूस के मसले पे उनका काफी कड़ा रुख है, रूस यूक्रेन वार के वजह से भी और उसके अलावा पहले से भी कई वजहों से। इसके बावजूद कि रूस की तरफ से उनका अधिकांश तेल का सप्लाई है वो रूस की तरफ से होता रहा है, लेकिन जब से यूक्रेन संघर्ष छिड़ा है रूस के साथ, उसके बाद से यूरोप के जो संबंध तकरीबन रूस के साथ काफी खराब हुए हैं। और ऐसी स्थिति में सवाल ये था कि कहीं भारत तो है जो रूस की तरफ तो नहीं झुक रहा है और ये अनैतिक कुछ नहीं है। तो इसी के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस की जो स्थिति है, रूस से तेल लेने का जो सवाल है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और भारत लगातार विकासमान देश है, और ऐसे में भारत को जो ईंधन की जरूरत है विकास कार्यों के लिए, उस ईंधन की जरूरत जहां से भी पूरी होगी उससे किया जाएगा, और वह बाजार की उपलब्धता के आधार पर होता है, उसके साथ साथ कीमत के आधार पर भी होता है। और उन्होंने इस बात पर भी जवाब दिया कि देखिए, जो मध्य पूर्व का जो पूरा बाजार था, वो मध्य पूर्व का पूरा बाजार जो है यूरोप के मांगों से भरा पड़ा था, और इसके चलते जो वेस्ट एशिया के जो ऑयल मार्केट थे उन्होंने दाम भी काफी बढ़ा रखा था। और ऐसी स्थिति में रसिया से जो तेल मिल रहा था भारत को, वो उस मामले में कहे कि काफी प्रतियोगी कीमत पे मिल रहे थे, और इसलिए रूस से तेल खरीदा गया बाजार के नियमों के मुताबिक। और बाजार का नियम यही बताता है कि जहां कम समय में और कम कीमत पे जो मिलता है वो आप खरीदें। जी बिल्कुल, लेकिन राष्ट्र हित जो है उसको प्राथमिकता देते हुए जो नीतियां हैं वो काफ़ी प्रभावशाली रही हैं, और उसी का जिक्र हमने देखा किस तरीके से विदेश मंत्री ने यहाँ पर किया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए आप आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि ईरान के नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर निर्धारित हमलों को रद्द कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मैंने आज शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने आगे बताया कि चर्चा और अंतिम बिंदुओं को सभी पक्षों द्वारा मंजूर कर दिया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य देश शामिल हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नौसैनिक नाकेबंदी तब तक पूरी तरह से लागू रहेगी जब तक कि ये सौदा अंतिम रूप से पूरा नहीं हो जाता। इस पर हस्ताक्षर करने के समय और स्थान की घोषणा जल्द ही की जाएगी। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि डील पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स आज नैस्डैक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने जा रही है। ये इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है जो एलन मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बना सकता है। अमेरिकी बाजार नियामक के पास दाखिल दस्तावेजों के अनुसार कंपनी ने $135 प्रति शेयर के भाव से 55 करोड़ से अधिक शेयरों की कीमत तय की है। इसके साथ स्पेसएक्स का मूल्यांकन करीब $1.8 ट्रिलियन आंका गया है, जो टेस्ला, मेटा और वॉलमार्ट से भी आगे है। यह आईपीओ $75 अरब से अधिक जुटाएगा, जो साल 2019 में सऊदी आमको के $29 अरब के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा। साल 2002 में स्थापित ये रॉकेट कंपनी अब एक बड़ी सैटेलाइट संचालक बन चुकी है और इसमें मस्क की एआई कंपनी XAI भी शामिल है। हालांकि कंपनी का राजस्व 2025 में $18 अरब रहा, लेकिन उसे $4 अरब से अधिक का घाटा भी हुआ। फोर्ब्स के अनुसार सूचीबद्ध होने से पहले मस्क की कुल संपत्ति $782 अरब थी। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ एट 10 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।